हे गाइस, दिस इज़ विश्वदीप हियर। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक नई स्टॉक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा मैं जो कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप आँख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर दो। आप हमेशा मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इसे एक इन्फॉर्मेशन मान के चलिए और उसमें आपका संजोग कीजिए। आपको लगे हाँ सही है तो ही इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो नहीं इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको आपके पैसा डबल से ट्रिपल बना दूँ इन्वेस्टमेंट के द्वारा। मैं एक चीज़ मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जो ज़िंदगी भर के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम ज़िंदगी में जो कुछ भी खाना खाते पीते सब कुछ तो करते हैं। क्यों करते हैं? सर्वाइव करने के लिए। उसी तरीके से हमने अगर इन्वेस्टमेंट का हैबिट बना लिया तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम दिखा नहीं सकते वो अमीरी हम किसी को। आपने अगर अमीरी दिखाना है तो आप इस चैनल में मत आइए। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अमीर तब बन सकते हैं। मेरे हिसाब से अमीर तो कोई आदमी तब अमीर बनता है जब वो खुद उसे जब वो खुद को लगे ना, हाँ मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे और काम करने की ज़रूरत नहीं, मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये जो पैसा है मैं जितने साल सर्वाइव करूँगा या फिर मेरी फैमिली में जितना एक्सपेंसेस है वो मैं इजीली चला पाऊँगा इस कैपिटल के मदद से। तो वो आदमी मेरे लिए सक्सेसफुल या फिर क्या कहते हो आप, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या फिर अमीर है। लेकिन मुझे ये एक रोल्स रॉयस खरीदना है, मुझे एक फेरारी खरीदना है, ऐसे आदमी अगर कोई घूम रहा है तो सिर्फ मेरे लिए ड्राइवर ही है और कुछ नहीं। ड्राइवर अपने कार का ओनर है, अपने कार का ड्राइवर है और उसके अलावा मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो कुछ भी चीज़ आप दिखा रहे हो ये दिखाने से आप अमीर नहीं बन सकते। तो आप ऐसे सोचिए कि जो कुछ आप एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, हम लोग जितने सारे पैसे हम इनकम करते उतना उसका कितना प्रतिशत हम इन्वेस्ट करते। सोचिए, हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन आप अगर दूसरे एंगल से सोचेंगे कि सच में कोई इन्वेस्ट नहीं करते क्या? मैं बोलूँगा करते हैं हम। कहाँ पे करते हैं? हम खुद पे करते हैं। कैसे करते हैं? आप सोचिए, अब एक आदमी का सरवाइव करने के लिए 3,000 आज के डेट पे 3,000 रुपये इनफ हो जाता है। 3,000 रुपये में 5,000 रुपये इनफ हो जाते हैं। लेकिन कोई आदमी 2,000 रुपये में भी सरवाइव कर रहे हैं ना। तो आप ऐसे सोचिए कि जो कुछ भी पैसा आप कमा रहे हो वो पैसे तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो। कुछ कमाने से पहले आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी आने से पहले आप ये सोच रहे हो कि ये पैसा जब ये सैलरी आएगा तब मैं क्या खरीदूँगा, क्या करूँगा, क्या लूँगा, ये सारी चीज़, क्या खरीदूँगा, क्या बाय करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ सोचते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये पैसा आने के बाद में ये अगर मुझे सपोज कीजिए आपको फ्रिज खरीदना है। मेरे घर में मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में फ्रिज नहीं है तो मैं फ्रिज खरीदने जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, फ्रिज खरीदने के बजाय मैं फ्रिज खरीदने के लिए जाऊँगा। मैंने अगर 25,000 रुपये एक फ्रिज में लगा दिए तो उस 25,000 में से कोई पैसा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा। ऊपर से फ्रिज आने पर मेरा बोझ बढ़ता रहेगा। बोझ मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल है वो भी बढ़ता रहेगा। तो लेकिन उससे और मुझे मिलेगा क्या? मुझे कुछ खाने का चीज़ हम लेके आके हम उसको घर में रख सकते हैं। घर में दो दो चार 1 महीने 2 महीने रख सकते हैं। लेकिन और इसमें कितना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है, मेरा हो रहा है। देखो, ये जो मैंने अगर फ्रिज खरीद लिया तो मेरा
25,000 रुपये तो गया, ऊपर से हर महीने जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो तो अलग, ऊपर से फ्रिज में रखने के लिए जो जो सामान चाहिए, जैसे आज ये फ्री मोम आज ये बोलेंगे ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये सारी चीज़ लेके आने के लिए बोलेंगे, तो वो भी लेके आना होगा, क्योंकि फ्रिज है, कोई इशू नहीं रहेगा, नष्ट होने का डर नहीं है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आदमी ज़्यादा शॉपिंग करने लगते हैं। तो ये शॉपिंग बहुत बुरी चीज़ होती है मेरे लिए, क्योंकि आप अगर देखोगे कि शॉपिंग करने से तुम्हें खुशी मिलती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट वो खुशी सामूहिक होता है। अगर मैंने आज फ्रिज खरीद लिया तो कल मुझे ऐसा एक फीलिंग आएगा, हाँ फ्रिज भी है, टीवी भी है, अब एक एसी होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे करके हमारा डिमांड बढ़ता रहेगा। हमने अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास जब मैं 25,000 रुपये एक फ्रिज में बर्बाद कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कुछ लोग ऐसे हैं 25,000 रुपये में पूरी की पूरी साल बिता रहा है, पूरी की पूरी साल बिता रहा है। ऐसे भी लोग हैं हमारे इंडिया में। अगर ऐसा नहीं हो, अगर वो लोग कर सकते, सर्वाइव कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं अगर 25,000 रुपये ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करूँ, मैं अगर फ्रिज खरीद सपोज कर लीजिए फ्रिज खरीद लिया, मुझे और क्या क्या देना पड़ता, मुझे देना पड़ता एक इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है, ऊपर से उसके लिए उस फ्रिज को भरती रखने के लिए हर दिन अलग अलग चीज़ ला के फ्रिज में रखना पड़ता। ये चीज़ इस हाथ से मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मैंने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने सोचा अच्छा भाई तो फ्रिज में ही लग जा, फ्रिज के लिए तुझे रख दिया, मैं कभी उसे छूऊंगा भी नहीं। ये सोच रहे हो, ये एक बात होती है कि कोई भी चीज़ अगर अपने फ्रिज के लिए रख दिया तो, और आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको नियर अबाउट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का आप इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं कर रहे हो। एक चीज़ आप सोच लो भाई, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं कहूँगा, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाले भविष्यों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। क्योंकि जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब हमारे पास अर्न करने के लिए क्षमता नहीं बचा रहेगा, लेकिन जो भी हम अभी अर्न कर रहे हैं इसके हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, वही इन्वेस्टमेंट आगे जाके हमें सरवाइव करने के, उनको उनके फैमिली उनको जब तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा या बेटी जो भी होगा या फिर जो भी होगा, क्या वो तुम्हारे शेष काल में तुम्हें देखेगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य ये है, वो तुम्हें देखे या ना देखे तुम्हें उसे देखना चाहिए। एक माँ और एक मॉम और एक डैड होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बेटे या बेटी किसी के लिए आप कुछ ना कुछ करके जाइए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि वो अपना बेटा या बेटी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। ऐसा कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा इतना अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, उसे नष्ट करना होगा, ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं चाहते। तो हम इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट खुद के लिए नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। जब आपका पोता नाती पोता होगा तब उनके लिए एक लॉजेंस, मैंने तो नोटिस किया जब हमारा सोसाइटी में एक लॉजेंस के लिए भी एक ग्रैंड नाती है, वो अपने दादू के पास जाते, दादू दो ये इतना रुपए दीजिए, तो वो पैसे दादू कहाँ से देते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब वो देते हैं तब उनको उस टाइम पे उसके पास पैसा नहीं होता है, इस वजह से उनको तकलीफ़ होता है। और ये सारे तकलीफ़ के बारे में आप अगर अभी से सोचेंगे तो सोचो आगे जाके ये सारे तकलीफ़ आपको नहीं आने वाला है। तो मैं क्या कह रहा था, बहुत सारी बातें मैंने कह दी। तो इन्वेस्टमेंट इसी माइंडसेट से करना होगा। मैंने अगर
पॉइंट ऑफ व्यू सही रहा तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू सही रहेगा, क्योंकि मैं ये तो सोच लिया। तो इस कंपनी के बारे में बात कर रहा था। ये कंपनी का एक क्या है, ये एक ऑटो एंसिलरीज कंपनी है। इस कंपनी के बारे में अगर बात करूँ तो इसका सबसे बड़ी चीज़ जो है, अब देखिए इसका मार्केट कैप देखिए 621 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ऊपर से 621 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर से इसका करंट प्राइस चल रहा है ये 576 रुपये, और लो कितना बनाया था 255 रुपये। ऊपर से इसका एक चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है नेट की वजह से, कि इसका जो डेट है वो नहीं दिख रहा है। डेट सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं हमेशा दो चीज़ देखता हूँ, ये स्क्रीनर पे कंपनी के नाम सर्च करने के बाद मैं हमेशा दो ही चीज़ देखता हूँ। पहला चीज़ जो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसके हिसाब से उसका डेट कितना है। उसका डेट कम से जितना हो सके एकदम नील होना चाहिए, तब जाके मैं उसमें जाऊँगा, नहीं तो मैं बहुत बार फंस चुका हूँ। ऊपर से आप अगर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, नेट प्रॉफिट कंपनी का हर साल लगातार बढ़ रहा है। कैसे? 4 लाख, 4 करोड़ 73 लाख, 6 करोड़ 90 लाख, ऐसे प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं। 2020 में थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन वो उस टाइम पे भी ये प्रॉफिट में था। तो आप सोच सकते हो 2020 में भी ये प्रॉफिट में था, तो कितना अच्छा कंपनी है। और इसका एक चीज़ आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट देखो 4 4 4 3 2 5 6 6 9 17 22 23 ऐसे नेट प्रॉफिट इसका हर साल बढ़ता रहा है। और 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो, कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस ग्रोथ देखो, 10 साल में 46% ग्रोथ दिया है इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी पे इसने 17% रिटर्न दिया है। तो ये ऐसी होता है एक शेयर में इन्वेस्ट करने की। और अगर आपको बात करूँ कि इसका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस देखो, हर साल बढ़ ही रहा है। और बोरोइंग देखो, बोरोइंग भी बढ़ रहा है 165 लाख, 165। ऊपर से हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, वो तो नहीं दिख रहा है। ऊपर से प्रोमोटर के होल्डिंग देखो 53.45, ये लगातार सेम ही है हमेशा। 53.45 ये सेम ही है इसका प्रोमोटर होल्डिंग। और ऊपर से पब्लिक होल्डिंग भी सही है। पब्लिक होल्डिंग भी आधा प्रोमोटर के पास, आधा पब्लिक के पास। लेकिन इसका बिजनेस क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते। कंपनी का नाम है RACL गियरटेक लिमिटेड। इसका पहले नाम था रोनक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। अब इसका नाम बदला है RACL गियरटेक लिमिटेड। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बात किया जाए ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, तो सबसे पहला आता है ट्रांसमिशन गियर शेफ्ट। इसमें इतने तरीके, इसमें मतलब मेनली कंपनी किसमें क्या डील करते, गियर के ऊपर ही डील करते हैं ये कंपनी। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि वर्ल्ड वाइड RACL इज नोन for its high performance product, and it has proven capabilities to achieve up to DIN grade 7 and GIS grade 4 gear accuracies with gear saving process. RACL has capabilities to produce complex gear shaped up to DIN grade 5 and GIS grade 2
accuracies with state-of-the-art Fessler gear power honing process। ये सारे मतलब इन लोगों का कुछ being a technological advanced company, RSCL has installed some of the most high-tech machines in manufacturing unit। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसने हाईटेक मशीन के बारे में प्लान किया है, इसके बारे में बताया है। ऊपर से आप अगर देखोगे यहाँ पे इसके सारे के सारे प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और इंक्वायरी के लिए नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब चलो देखते हैं। ये देखो कंपनी का, आपको एक चीज़ जान के आश्चर्य होंगे, जो कुछ भी कंपनी या ब्रांड हम देखते हैं वो कुछ भी चीज़ खुद नहीं बनाता है, वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ जो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ से परचेस करके वो चीज़ एक्सेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, इट हैज़ क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हैज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ satisfied client in countries like Japan, Germany, Italy, Switzerland, ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, यूएई, श्रीलंका। इतने सारे में इसका क्लाइंट है। ड्राइव इन बाय द वैल्यू ऑफ परफेक्शन एंड थ्रू एक्सीलेंट क्वालिटी collection, RSCL has gained the distinction of being a preferred supplier of OEMs in automotive sector। ऑटोमोटिव सेक्टर में OEM सप्लाई में ये बहुत अपना नाम कमाया है। तो सबसे पहले आप देखो पियाजियो, ये एक ऑटो कंपनी है, ये भी सिलेंडर, यामा, डाना, अल्स्टॉम, IT, GST कॉरपोरेशन, ये सारे जापानी कंपनी, SML, आइसुजू, सिलेंडर इलेक्ट्रिक, BMW, कुबोटा, पैटिंजर, लैम्बोर्गिनी, सिमफायर, एग्रो ट्रैक्टर, महिंद्रा रेवा, KTM, होंडा, वैक्सी, मतलब सारे के सारे टायर। इट एस्टिमेट्स अ लिस्ट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 कस्टमर इंक्लूड्स, ये सारे। अब आपको देखना है इसका इंजीनियरिंग सेक्शन में क्या बोल रहा है। टूल रूम, चलो देखते हैं, टूल रूम से घूम के आते हैं इसका। तो कंपनी का जो कुछ भी है जेनेसिस वो आपको दिखा रहा है। एस्टेब्लिश्ड इन 1989 में कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेम ऑफ द RSCL क्रियाटेक लिमिटेड हैज़ जेनर्ड ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट। तो आपको बता दूँ इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली से ये सारे चीज़ एग्जामिन करते हैं या फिर एक सिंक्रोनाइज वे में, एफिशिएंट वे में ये सारे काम करते हैं। और इसके अलावा इसका 2 यूनिट है, एक है गुजराउला में और दूसरा है नोएडा में। जो गुजराउला में जो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दिल्ली से 100 किलोमीटर के अंदर है, NH-24 के ऊपर पड़ता है। ऊपर से नोएडा में जो ये इनका डिज़ाइन सेक्टर है वहाँ पे तो सिर्फ मेन जो दिल्ली का मेन जो यूनिट है वहाँ से पड़ता है 15 किलोमीटर। तो और आपको बता दूं कि RSCL ये इन्विशंड ऐसे अचीव कर रहे हो, वो लोग ऐसे मतलब फ्यूचर अचीवमेंट के लिए आशा रखते हैं कि वो लोग 25 मिलियन USD डॉलर रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे। विद किसके साथ 10 मिलियन US डॉलर रेवेन्यू के एक्सपोर्ट रेवेन्यू के साथ आशा रखते हैं आने वाले भविष्य में। तो ये हो गया कंपनी का एक ओवरऑल ओवरव्यू। अब जाते हैं क्या देखने के लिए, कंपनी का प्रोमोटर कौन कौन है उसके बारे में देखने के लिए चलते हैं, और उनका बिहेवियर कैसा है वो भी सबसे बड़ी बात। क्योंकि आप जो भी मेहनत के पैसा लगा रहे हो किसके ऊपर ट्रस्ट करके, आप कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के मालिक या फिर ओनर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये व्यक्ति कौन है, ये सज्जन कौन है हमें नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं इसका जो प्रोमोटर्स है वो सही से काम करते हैं कि नहीं।